जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा भारत में चल रहा है उसके बारे में कंसेप्चुअली समझेंगे। चैप्टर 1, टू हुम वी वोट, हम किन्हें वोट देते हैं। इलेक्शंस के टाइम हम वोट देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके वोट से पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट के किस स्ट्रक्चर का पार्ट बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं कि हमारे वोट से पॉलिटिशियंस कहाँ पावर में आते हैं। इंडियन गवर्नमेंट फेडरल स्ट्रक्चर का गवर्नमेंट है। फेडरल स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है जिसमें गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड किया होता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम को फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चलाता है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लेजिस्लेचर चलाता है। स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं। तो अब आपको पता है कि अब कोई एमपी है तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है और कोई एमएलए है तो वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तीनों मिलकर चलाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बस लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2, इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में इलेक्शन 3 लेवल में कंडक्ट होते हैं। पहला सबसे नीचे का लेवल जो कि होता है लोकल बॉडी इलेक्शन, और ये इंक्लूड करता है म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन और पंचायत इलेक्शंस को। दूसरा है स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराए जाने वाले इलेक्शन, जो इंक्लूड करता है विधानसभा के इलेक्शंस को। और तीसरा है सबसे ऊपर वाला लेवल जिसे हम लोकसभा इलेक्शन या नेशनल लेवल इलेक्शन बोलते हैं, और इसे पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शंस के नाम से भी बुलाया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन में इन्हीं तीनों लेवल में से लेवल 2 और लेवल 1 के इलेक्शन साइमल्टेनियसली कराने की बात हो रही है। तो बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है लेवल 2 जो स्टेट लेवल है जिसे हम विधानसभा इलेक्शन बोलते हैं उसे, और लेवल 1 जो नेशनल लेवल इलेक्शन है जिसे हम लोकसभा इलेक्शन बोलते हैं, इन दोनों को एक साथ कंडक्ट कराना है, जिससे एक नेशन में स्टेट और सेंट्रल दोनों के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट हो जाएंगे और इंडिया को वन नेशन वन इलेक्शन मिल जाएगा। चैप्टर 3, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब जिसमें हम सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करके अपना कैंडिडेट को जिताते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस में सिटीजन्स वोट नहीं करते हैं। लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट से हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के रिजल्ट से हमें चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिलते हैं। तो यही दो टाइप के इलेक्शंस यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस को एक साथ कराने के प्रोसेस को ही वन नेशन वन इलेक्शन बोला जाता है। क्योंकि फिलहाल भारत में लोकसभा की इलेक्शन अलग से होती है और विधानसभा की इलेक्शन अलग से होती है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के इलेक्शंस एक साथ ही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में एक ही दिन में इलेक्शन होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि जो भी 3 या 4 महीने की टाइम स्पैन में जब भी एक स्टेट के लोग अपने विधानसभा की वोट डाल रहे होंगे, तभी उन्हें साइमल्टेनियसली लोकसभा का वोट भी डालना होगा, या वाइस वर्सा। इसका ये भी मतलब नहीं है कि वोटर ने एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वो वोट काउंट होगा। वोटर लोकसभा के लिए अलग और विधानसभा के लिए अलग ऐसे 2 बार वोट करेंगे, लेकिन एक ही दिन में वोट करेंगे। तो विधानसभा के इलेक्शंस के बाद वोटर को लोकसभा की इलेक्शंस की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों इलेक्शंस एक ही दिन में होंगे, जिसे वन नेशन वन इलेक्शन बोला जाता है। चैप्टर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इलेक्शंस। इंडिया में 1951 से 1952 के बीच पहला जनरल लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था, जिसमें लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शंस एक साथ हुए थे। जिसका मतलब ये है कि भारत में जो फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे वो एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। इंडिया के पहले 4 लोकसभा इलेक्शंस के साथ में ही विधानसभा के इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे, जिस कारण 1952, 1957, 1962 और 1967 के इलेक्शंस एक्चुअली वन नेशन वन इलेक्शन ही थे। तो ये कंसेप्ट इंडिया के लिए न्यू नहीं है। लेकिन 7-8 स्टेट्स ऐसे थे जिसमें 1960s के एंड में प्रेसिडेंशियल रूल लगाया गया, क्योंकि किन्हीं कारणों से विधानसभा भंग हो गई थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 है जो सेंटर को अलाउ करता है इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने किसी इमरजेंसी या और अलग अलग रीजन से, जिसमें विधानसभा को भंग करके प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है और कुछ मंथ्स या सिचुएशन के नॉर्मल होने के बाद
री इलेक्शन करवाए जाते हैं। सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा भी डिसमिस हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है या भंग हो सकती है। जैसे 1970 में कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, जिस कारण लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया गया था और री इलेक्शन करवाए गए थे। तो हमने जाना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रावधान है जिसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम से पहले डिसमिस हो सकते हैं। इसलिए पहले तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस एक साथ होते थे, लेकिन कुछ गवर्नमेंट के टाइम से पहले ही डिसमिस होने के कारण स्टेट और सेंट्रल के इलेक्शंस आगे पीछे हो गए, जिससे भारत में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट हम पहले फॉलो करते आ रहे थे वो डिसकंटिन्यू हो गया। बीजेपी गवर्नमेंट या पीएम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पहला गवर्नमेंट नहीं है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। 1983 में इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया था फिर से पहले की तरह एक साथ दोनों इलेक्शंस करवाने के लिए। 1999 में लॉ कमीशन हेडेड बाय जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने अपने 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था और बोला था लेट्स गो बैक टू साइमल्टेनियस इलेक्शंस। 2015 में 79th पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन लॉ इनजस्टिस ने भी एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट कराने की रिकमेंडेशन दिया था। 2017 में नीति आयोग, जिसे हम थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था जिसका टाइटल था एनालिसिस ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन व्हाट, व्हाई एंड हाउ। 2022 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्रा जी ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन इज फुली प्रिपेयर्ड एंड कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इन सभी ने वन नेशन वन इलेक्शन को रिकमेंड किया था। चैप्टर 5 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। फर्स्ट, इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हिंदी में आदर्श आचार संहिता बोलते हैं, ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिन्हें इलेक्शन कमीशन के द्वारा इम्पोज किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है। इसमें बहुत सारे बातें हैं कि उम्मीदवार क्या क्या नहीं कर सकता, पार्टीज क्या क्या नहीं कर सकती, रूलिंग गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर सकते, मीडिया क्या क्या नहीं कर सकता। ये सब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होता है। ये रूल्स जिस दिन इलेक्शन के डेट अनाउंस होते हैं उसी दिन से शुरू होकर रिजल्ट के डिक्लेरेशन तक अप्लाई होते हैं। इसमें कुछ रूल्स है जैसे पावर में रही पॉलिटिशियंस ऑफिस व्हीकल्स यूज करके पार्टी रैलीज पर नहीं जा सकते। इसी तरीके के कई रूल्स है जिसके कुछ रूल्स हम डिस्कस करेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इतना स्ट्रिक्ट होता है कि एक बार अडवाणी जी गृह मंत्री थे और वो डिफेंस के हेलीकॉप्टर में रैली के लिए गए थे और रैली के दौरान इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुए, तो इलेक्शन डेट्स अनाउंस होते ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ, जिस कारण अडवाणी जी रैली से वापस अपने व्हीकल में गए, हेलीकॉप्टर वहीं पर छोड़कर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार इलेक्शन डेट के अनाउंसमेंट होने के बाद गवर्नमेंट कोई भी स्कीम्स या पॉलिसी अनाउंस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट कोई भी न्यू स्कीम लॉन्च नहीं कर सकता है, जिसका मतलब है रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के अलावा जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज है, ये सब सस्पेंड होते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन होते ही, जब तक कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म ना हो तब तक, जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद ही खत्म होता है। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड्स टू फ्रीक्वेंट इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विच अफेक्ट्स द गवर्नमेंट, जिसका इम्पैक्ट नॉर्मल पब्लिक ऑफ कंट्री को होता है। दैट्स वाई सम पीपल से let's go back to simultaneous elections, which will reduce the model code of conduct, which directly will reduce the paralysis of development programs and welfare schemes and policies which occur during model code of conduct. तो ये फर्स्ट कारण है जिस कारण कुछ एक्सपर्ट्स वन नेशन वन इलेक्शन की मांग करते हैं। सेकेंड, एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्शन। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू मैसिव एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। अगर इलेक्शंस एक साथ हो तो गवर्नमेंट का 40,000 करोड़ बच सकता है 5 साल में और पार्टीज का कम से कम 1 लाख करोड़ बच सकता है 5 साल में। यह एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स को एनालिसिस करके इतना अनुमान लगाया जा सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन से इलेक्शंस का खर्चा बचाया जा सकता है, जिससे बहुत पैसा बच जाएगा जो इलेक्शंस के नाम पे खर्च होता है। इससे करप्शन भी कम होगा, स्पेशली वो करप्शन जो गवर्नमेंट करती है, जिसमें गवर्नमेंट स्कीम्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के पैसे खा जाती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि करप्शन की जड़ है इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन के लिए पार्टी को पहले ही इतना पैसा जमा करना पड़ता है कि सरकार बनने के बाद वो पैसा चुकाने के प्रोसेस में गवर्नमेंट को पॉलिसीज से घपला करना पड़ता है। जैसे हमारे लिए डेमोक्रेसी का मतलब है ऑफ
ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वैसे ही इन पॉलिटिशियंस के लिए इलेक्शंस का मतलब है ऑफ द मनी, बाय द मनी एंड फॉर द मनी। और एक प्रॉब्लम है देश की जो इलेक्शन के खर्चे कम होने से सॉल्व या कुछ हद तक कम हो सकती है, और ये प्रॉब्लम का नाम है क्रॉनी कैपिटलिज्म। पार्टीज को फंड चाहिए इलेक्शन लड़ने, तो पार्टीज बड़े बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करती है फंड जमा करने। फंड कोई क्यों देगा किसी पार्टी को? फंड देने के कारण यह है कि मैंने पार्टी को फंड दिया ताकि पार्टी की सरकार जब बन जाएंगी या बन चुकी है पहले ही, तो पार्टी मेरे हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगी। इसी को कहते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म। तो अगर इलेक्शन की खर्चे कम हो जाए तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म जैसे प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस का खर्चा कम होगा पार्टीज का, तो फंड जमा करने की टारगेट कम होंगी, जिससे क्रॉनिक कैपिटलिज्म और करप्शन करने की ज़रूरत पार्टीज को कम पड़ेगी। थर्ड, सोशल फैब्रिक। बार बार इलेक्शन होने से सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ना पैसे का नुकसान है ना करप्शन का नुकसान है, वो नुकसान सोशल फैब्रिक का नुकसान है, सामाजिक ताने बाने का नुकसान है। जब जब इलेक्शन होता है पार्टियों को जनता को बांटना पड़ता है, क्योंकि वोट बैंक तभी बनेंगे जब जनता बटेंगी। तो कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, कास्टिज्म, जातिवाद, रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, लिंगिज्म, भाषावाद, इसका आग जब जब उठा है ना, ये चरम पर कब होता है? जब इलेक्शंस होते हैं। अगर चुनाव नहीं है तो समाज में शांति रहती है। अगर चुनाव है तो पार्टीज अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए पोलराइजेशन करना चाहती है, और पोलराइजेशन तभी होगा जब लोग भड़केंगे। तो इस सब से वोट बैंक तो मिल जाता है पार्टीज को, लेकिन तनाव इतना हो जाता है कि कुछ लोग मर जाते हैं इस चक्कर में। अगर बार बार चुनाव होंगे तो बार बार माहौल ख़राब होंगे, और माहौल ख़राब होने से आप बच नहीं सकते। ये माहौल भारत में ही ख़राब नहीं होते, हर जगह ख़राब होते हैं पूरे वर्ल्ड में। चुनाव चीज़ ही ऐसी है। इतना ही नहीं, चुनाव के समय तो ये भी खतरा रहता है कि कहीं युद्ध विद ना हो जाए, क्योंकि राष्ट्रवाद की लहर चलाने के लिए युद्ध का माहौल ज़रूरी है, क्योंकि युद्ध का माहौल बनेगा तो फ़ायदा हो जाएगा पार्टी को जिसका स्टैंड नेशनलिज्म के पक्ष में रहता है। फोर्थ, बेटर वोटर्स टर्नआउट। बार बार इलेक्शन होने से जनता के अंदर का ये इंटरेस्ट कम होने लगता है कि वो वोट डाले। उनको बार बार लगता है कि अरे यार, अभी तो इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, फिर इलेक्शन आ गए। अगर इलेक्शन एक साथ हुआ 5 साल में एक बार, तो वोटर्स की इच्छा कि वो वोट डाले बढ़ेगा, और वोटर्स की पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा लोकतंत्र में, लोकतंत्र उतना समृद्ध होगा, उतना ही पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होंगी, उतना ही सहभागिता लोकतंत्र होगा। फिफ्थ, स्टाफ। लोकसभा के इलेक्शन के टाइम 9 से 10 लाख तक पोलिंग बूथ होते हैं पूरे देश भर में, और इन पोलिंग बूथ पर टोटल 1 करोड़ स्टाफ काम करते हैं। पोलिंग ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर्स, बाकी लोग तो इलेक्शन के पहले कुछ दिन आके इलेक्शन से कुछ दिन बाद चले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल इलेक्शंस के बहुत पहले से इलेक्शन ड्यूटी पर लगते हैं और इलेक्शन के बाद भी बहुत दिनों तक ड्यूटी करते हैं। इससे वो सिक्योरिटी फोर्सेस जिनका काम देश को सिक्योरिटी देना है, वो इलेक्शन ड्यूटी में बिजी हो जाते हैं, जिससे देश की सिक्योरिटी पर असर हो सकता है। 2021 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें 3 लाख टीचर्स बोथ फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स को इलेक्शन ड्यूटी लगाने की बात की थी। इन टीचर्स को पहले ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर इलेक्शन ड्यूटी पर लगाया जाएगा, फिर वो वोट्स काउंटिंग की प्रोसेस में भी उन्हें काम लगाएंगे, और साथ में ही स्कूल्स भी चालू रहेंगे, लेकिन इन 3 लाख टीचर्स के एब्सेंस में। ये बात एक स्टेट की एग्जांपल है। ये हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इलेक्शंस एजुकेशन को इम्पैक्ट करते हैं। सिक्स्थ, इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल का सिंपल मीनिंग होता है वोटर लिस्ट, या वो लिस्ट जो सारे एलिजिबल वोटर्स को एनलिस्ट करता है। इलेक्शन कमीशन इसे बनाती है, मेंटेन करती है और अपडेट करती रहती है, क्योंकि हर साल बहुत से लोग 18 के हो जाते हैं जिनका नाम ऐड होता है, और बहुत से लोग मर जाते हैं जिनका नाम लिस्ट से निकाला जाता है। हमें पता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली सेंट्रल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, और लोकल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, जिसे हम पंचायत या म्यूनसिपलिटी बोलते हैं। म्यूनसिपलिटी को नगर पालिका बोला जाता है। ये लोकल लेवल के इलेक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड किया गया 73rd और 74th अमेंडमेंट के थ्रू। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम में पॉलिटी से कि कौन से अमेंडमेंट से पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, जिसका आंसर है 73rd अमेंडमेंट, और कौन से अमेंडमेंट से म्यूनसिपलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, जिसका आंसर है 74th अमेंडमेंट। तो ये आप अच्छे से याद रखिए 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में, कि सेंटर और स्टेट लेवल के इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है, और लोकल लेवल के लिए इलेक्टोरल रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाती है।
तो वन नेशन वन इलेक्शन में गवर्नमेंट ये भी करना चाहती है कि इसमें इलेक्टोरल रोल एक ही बना दिया जाए। जो फिलहाल भारत में सेंट्रल इलेक्टोरल रोल और स्टेट इलेक्टोरल रोल बनती है, उन्हें 2 बार ना बनाकर एक ही बनाई जाए, क्योंकि जनता तो वही है दोनों लिस्ट में। जो इंसान लोकसभा और विधानसभा के लिए वोट देने एलिजिबल है वो पंचायत और म्यूनसिपलिटी के इलेक्शंस के लिए भी एलिजिबल है, तो इनके लिए 2 अलग अलग इलेक्टोरल रोल बनाने में खर्चा क्यों करना। इसमें पैसा और मैन पावर दोनों की बचत होगी। 7th, इलेक्शन मोड ऑफ गवर्नमेंट। सरकार को कोई बड़ा फैसला करना हो तो नहीं कर पाते, क्योंकि 4 महीने बाद इलेक्शन नज़र आते हैं किसी राज्य का, और यदि अभी कोई बड़ी बात कह दे, कोई पॉलिसी बना दे, लोग नाराज हो गए तो इलेक्शन हार जाएंगे। इलेक्शन ना हारे इसलिए महत्वपूर्ण फैसला इस इलेक्शन के बाद करेंगे। ये पोस्टपोनमेंट लगातार होता रहता है, इसलिए बेहतर यह है कि एक ही बार में इलेक्शन हो जाए, ताकि उसके बाद के 5 साल हमें आराम से मिल जाए। चैप्टर 6, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट साइमल्टेनियस इलेक्शंस। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। बार बार इलेक्शन होने से सबसे अच्छी बात यह होता है कि पार्टीज़ को बार बार जनता के सामने आना पड़ता है। बार बार जनता के सामने जाना है, ये जानते हुए पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ रहते हैं। इलेक्शंस आने पर ही इंडिया में कुछ पॉलिटिशियंस काम करते हैं, इसलिए जितने इलेक्शंस होंगे उतना काम पॉलिटिशियंस के द्वारा अकम्प्लिश होगा। इलेक्शंस आने पर पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना पड़ता है, और हमें पता है कि जब कंपटीशन होता है तो कस्टमर्स यानी जनता को कहीं ना कहीं से प्रॉफिटेबल होता है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस इस अकाउंटेबिलिटी को कम कर सकता है। सेकेंड, नेशनल इश्यूज ओवरशैडोइंग लोकल इश्यूज। सेंटर के इलेक्शंस और स्टेट के इलेक्शंस के लिए जब जनता एक साथ वोट देने जाएंगी तो वो हो सकता है कि वो लोकल पार्टीज पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों वोट्स नेशनल पार्टी को ही दे डाले। रीजनल पार्टीज पर्टिकुलरली स्टेट्स के इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उन्हें सॉल्व करने की वादे करते हैं, लेकिन अगर वोट्स नेशनल पार्टीज़ को ही मिलेंगे तो ये प्रॉब्लम अनटच्ड रह सकते हैं। इसीलिए जो रीजनल पार्टीज़ है, जो छोटे दल है, वो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के अगेंस्ट है, लेकिन 100% ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल 2019 की दिल्ली के इलेक्शंस में 7 में से 7 लोकसभा सीट्स बीजेपी को मिले थे, और वहीं स्टेट्स लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में 62 सीट्स आम आदमी पार्टी को मिले थे 70 सीट्स में से। तो इंडियन पीपल इतने भी कंफ्यूज नहीं है कि वो नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी में फ़र्क ना समझे। थर्ड, फेडरलिज्म। नेशनल पार्टीज़, नेशनल इशूज़ और नेशनल लीडर, इनके लहर में जो रीजनल पार्टीज़ है, रीजनल इश्यूज़ है, वो दब जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो देश का फेडरल सिस्टम अफेक्ट होगा, क्योंकि फेडरलिज्म का मीनिंग होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर सेंटर के पास हो और स्टेट गवर्नमेंट के पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, दोनों अपने अपने लेवल पर पावरफुल हो। हाँ, लेकिन ये भी है कि इंडियंस अब इतने भी डल नहीं है कि नेशनल और लोकल पार्टीज़ में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल 2019 में लोकसभा इलेक्शंस और ओडिशा के विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ ही हुए थे। विधानसभा के इलेक्शन में बीजेडी के नवीन पटनायक ने मेजॉरिटी से विधानसभा के इलेक्शन जीते थे, लेकिन यही सेम लोग उस वक्त नेशनल इलेक्शंस यानी लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को 8 सीट्स जितवा के दिए थे। इससे पता चलता है कि ये कहना गलत है कि पूरी तरीके से लोग एक साथ इलेक्शंस हो तो एक ही पार्टी को सेंट्रल लेवल के इलेक्शन और स्टेट लेवल के इलेक्शन में वोट देंगे। हमने उड़ीसा और दिल्ली के एग्जांपल्स देखी, ऐसे और भी स्टेट के एग्जांपल है जो हमें ये बताते हैं कि इलेक्शंस एक साथ हो, उसके बाद भी अगर लोकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज में दम है, जनता के बीच में अगर लोकल लीडर की अच्छी छवि है तो वो पार्टी चलती है। ऐसा नहीं है नेशनल पार्टी लोकल पार्टी को ओवरशैडो कर देती है हमेशा। जनता समझदार है, और हमें पता है कि 1952 से 1967 साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे, और तब देश के फेडरलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फोर्थ, प्रोसीजरल एंड ऑपरेशनल चैलेंज। लोकसभा के इलेक्शंस के साथ ही विधानसभा के इलेक्शंस अगर करना है तो सारे स्टेट्स के विधानसभा के इलेक्शंस एक साथ करना पड़ेगा। उसके लिए अभी फ़िलहाल जो टेन्योर चल रहा है स्टेट्स के विधानसभा का, वो आगे पीछे है, तो सबको टाइम से पहले भंग करना पड़ेगा ताकि आगे से साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट हो सके। और इसके बाद अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए तो उसका इलेक्शन कैसे होगा। एक साथ इलेक्शंस होने के लिए एक साथ सारे असेंबलीज़ के टेन्योर ख़त्म होना पड़ेगा, जो कि अफेक्ट हो सकता है अगर कोई भी स्टेट के असेंबली किसी भी रीज़न से अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही डिसॉल्व हो जाए।
फिफ्थ, अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड टू एनफोर्स वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का संशोधन ऐसा है जिसमें देश के आधे राज्यों की विधानमंडलों की सम्मति चाहिए इसे लागू करने। ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिन्हें अमेंड करना होगा वन नेशन वन इलेक्शन एनफोर्स करने। आर्टिकल 83 रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल 172 रिलेटेड टू ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 174 डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 356 इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट्स। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया है फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जिसे लीड करेंगे। ये कमेटी स्टडी करेंगी कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने पॉसिबल है। तो ये पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो बनी है, इसके लिए मैंने 20 आवर्स की स्टडी की है और 10 आवर्स इसे आपको रिप्रेजेंट करने लायक बनाने में लग गई है। तो टोटल 30 आवर्स की मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो मैं पहुंचा पा रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही देश में होने वाले करंट अफेयर्स के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।